ईरान वॉर का सीन एक शादी के मंडप जैसा हो गया है। लड़का शेरवानी पहने बैठा हुआ है, लेकिन लड़की वाले कह रहे हैं कि भैया कुंडली तो नहीं मिली, बात ही तय नहीं हुई है। अब लड़के वाले कह रहे हैं कि अरे आपके घर के एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति से बात हुई थी, लेकिन नाम हम बता नहीं सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाम नहीं बताना चाहते कि आखिर ईरान के किस रिस्पेक्टेड लीडर से उनकी बात जंग रोकने को लेकर हुई थी, क्योंकि ईरान तो मना ही कर रहा है कि हमारी कोई बात नहीं हुई है ट्रंप के साथ। लेकिन ट्रंप का रिकॉर्ड एक बार जो चल जाता है तो मजाल है कि उनके कानों तक किसी दूसरे की बात पहुंच जाए। कल के अनाउंसमेंट के बाद घूम घूम कर अमेरिका के बिजनेस चैनल्स पर इंटरव्यू दे रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं कि जंग रोकने की बात हो गई और मामला पॉजिटिव नोट पर है। ईरान अब ट्रंप के मजे ले रहा है, ठीक वैसे जैसे ट्रंप दूसरे देशों या उनके लीडर्स के मजे लेते हैं, मीम्स के जरिए बुली करके। हुआ कुछ यूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि सर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा खुल जाए तो उसे कंट्रोल कौन करेगा। सवाल सुनकर ट्रंप थोड़ा रुके, सोचा उन्होंने, फिर बोले ये जॉइंट कंट्रोल होगा, शायद मैं और अयातुल्ला करेंगे, जो भी अयातुल्ला होगा। मतलब दोनों भाई मिलकर देखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या करना है। उस 150 किलोमीटर के रास्ते को कंट्रोल करने की बात ट्रंप कर रहे हैं, जिसे खोलने के लिए उन्हें बाकी देशों से मिन्नतें करनी पड़ी। जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यहाँ तक कि चीन से भी कहा, लेकिन वो रास्ता न तो खुला और न ही वहाँ बिछी माइंस हटी। इसी रास्ते ने ट्रंप को अटैक्स रोकने पर मजबूर कर दिया और ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ मिलकर इससे खुलवाएंगे, कंट्रोल करेंगे। कोई ये ट्रंप को बताए कि जंग से पहले ये रास्ता खुला ही था। खैर, जब तक ये बात पहुंची ईरान तक तो वहां की मीडिया और यहां तक कि एम्बेसीज ने भी खुलकर मजाक बनाया। स्क्रीन पर चल रहे इन मीम्स को देखिए, जिनमें एक कार के 2 स्टीयरिंग है, एक असली स्टीयरिंग है और दूसरा खिलौना है जिसे बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए लगाया जाता है। ये मीम साउथ अफ्रीका में ईरान की एम्बेसी ने पोस्ट किया, भारत में भी ईरानी कॉन्सुलेट्स ने इसे शेयर किया था। फिर एक और मीम है, 3 बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, लेकिन इनमें से एक बच्चे का जॉयस्टिक की तार कटी है, तीसरा बच्चा इस भ्रम में है कि वो गेम खेल रहा है। ट्रंप ने ईरान पर हमला वीडियो गेम सोचकर किया था, लेकिन अब लग रहा है कि उनके रिमोट की तार कट गई है। उधर इजराइल ईरान पर मिसाइल दागे जा रहा है। बीबी कह रहे हैं कि हम तो ईरान और लेबनान पर हमला जारी रखेंगे और हिजबुल्लाह को भी लगातार टारगेट करेंगे। इजराइल और अमेरिका दोनों अलग अलग स्टैंड ले रहे हैं और इनके बीच हो रही है तीसरे देश की एंट्री। कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान इस जंग में खुद को मीडिएटर के तौर पर पेश करने में कामयाब हो रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल असिम मुनीर ने उन्हें इस सिलसिले में कॉल किया था। सुलह की बातें जो अब तक ओमान में होती थी शायद इस्लामाबाद में हो। क्यों पाकिस्तान इस लड़ाई में बिचौलिया बनने की कोशिश कर रहा है? एक तरफ जंग भी रोक रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के मरीन्स मिडल ईस्ट की तरफ भी क्यों जा रहे हैं? और जंग भले ही रुक जाए, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भारत को क्या लंबे समय तक झेलने पड़ेंगे? ये सब जानेंगे आज के राजदूत। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। ट्रंप अक्सर हर चीज का क्रेडिट खुद लेना पसंद करते हैं, चाहे वो नेटो देशों से ज़्यादा खर्चा करवाना हो, किसी की जंग रुकवानी हो। लेकिन जब बात किसी गलती या नाकामी की आती है तो वो तुरंत उसका जिम्मा किसी और पर डालते हैं। कई बार ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्हें किसी फैसले के बारे में मालूम नहीं था। अभी बोल रहे थे कि मुझे नहीं मालूम था कि साउथ पार्स पर बीबी अटैक करने वाले हैं। जंग रुकने के ऐलान के बाद भी ऐसा ही हुआ। ईरान वॉन्ट्स अ डील बैडली, ये कहकर ट्रंप ने क्रेडिट ले लिया कि ईरान से हमारी बात हो रही है। लेकिन जंग शुरू करने का ठीकरा उन्होंने अपने सेक्रेटरी ऑफ वॉर पर फोड़ दिया। ट्रंप ने युद्ध की शुरुआत को लेकर एक नई कहानी बताई। एक मीटिंग के दौरान ट्रंप ने कहा कि उनके सुरक्षा मंत्री जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है वहां पे पीट हेग्सेथ ने सबसे पहले ईरान पर अटैक करने की बात कही थी। ट्रंप के मुताबिक पीट हेग्सेथ ने कहा, लेट्स डू इट बिकॉज यू कांट लेट देम हैव अ न्यूक्लियर वेपन। जंग को लेकर पहले भी कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि ट्रंप सरकार के अंदर कौन लोग ईरान के खिलाफ हमले के पक्ष में थे, लेकिन हर बार अलग अलग कहानी सामने आ रही है। आज भी अगर ट्रंप की टीम के 2 लोगों को बैठाकर आप पूछ लेंगे कि जंग क्यों हुई, तो दोनों का ही जवाब अलग अलग आएगा। रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि इजराइल की लॉबी और नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए फोर्स किया। अब जंग बातचीत पर आ गई है, कम से कम अमेरिका की साइड से। तो नेतन्याहू क्या कर रहे हैं? ट्रंप के ऐलान के बाद नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। कहा, मैंने ट्रंप से बात की है। ट्रंप को लगता है कि ईरान के साथ चल रहे तनाव और इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर मिली कामयाबी का फायदा उठाकर
अब कोई समझौता किया जा सकता है। हम ईरान और लेबनान दोनों जगह हमले जारी रखे हुए हैं। हम उनके मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर रहे हैं। हिजबुल्लाह पर भी लगातार हमले करते रहेंगे। हमने कुछ दिन पहले 2 और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को ख़त्म किया। इसके बावजूद बातचीत के लिए हाथ अभी बढ़ा हुआ है। क्रेजी लॉजिक कि बातचीत भी कर रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं। बातचीत के लिए हाथ कैसे बढ़ सकता है अगर अटैक हो रहा है? ईरान से बातचीत अभी भी चल रही है, ऐसा बीबी ने कहा। लेकिन किससे बात हो रही है ईरान में? अमेरिका के अखबारों में इस किस्से का जवाब कई जगह अलग अलग छप रहा है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबाफ से बातचीत की है। रिपोर्ट के मुताबिक गालिबाफ एक पोटेंशियल पार्टनर और लीडर देखे जा रहे हैं। उन्हें काम चलाओ साथी माना जा रहा है जो ईरान को लीड कर सकता है। कुल मिलाकर अमेरिका उन्हें भविष्य के तौर पर देख रहा है या टेस्ट कर रहा है। पर क्या गालिबाफ की तरफ से कोई कंफर्मेशन है? गालिबाफ ने ऐसे किसी भी बातचीत से इनकार किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो उनका अकाउंट है उस पर पोस्ट किया कि अमेरिका फेक न्यूज़ फैला रहा है। जो ट्रंप CNN पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो गालिबाफ ट्रंप पर लगा रहे हैं कि आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये सब अमेरिका और इजराइल मैनिपुलेट करने के लिए कर रहे हैं मार्केट्स को, ऑयल मार्केट्स को। ये बात तो अमेरिकी अखबारों में भी चल रही है वैसे कि मैनिपुलेशन वाला मामला है, क्योंकि ट्रंप की आदत रही है कि वो खुद डेडलाइन तय करते हैं, बातचीत की पहल करते हैं और उसी दौरान बम भी मार देते हैं। ऐसे में मंडे को 5 दिन का बोलकर अगर वीकेंड पर ट्रंप ईरान पर हमला करते हैं, हमारी छुट्टियां खराब करते हैं, तो इससे किसी को ज़्यादा हैरानी नहीं होगी। हमको भी अब आदत पड़ रही है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी माना जा रहा है कि ये 5 दिन की रोक असल में ग्लोबल मार्केट के ट्रेडिंग वीक को देख के रखी गई है। दूसरी बात यह है कि ट्रंप शायद कुछ और वजह से भी मोहलत मांग रहे हैं। अमेरिका जो मरीन्स भेजना चाहता है खर्ग आइलैंड पर ऑपरेशन करने के लिए, वो अभी पूरी तरह वहाँ पहुँचे नहीं हैं। उनको मोबिलाइज़ किया जा रहा है, उनको डिप्लॉय होने में समय लगेगा। एक मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट जापान से भेजी गई है जो जल्दी मिडल ईस्ट या उस जनरल एरिया में पहुँच जाएगी। दूसरी यूनिट अभी रवाना हुई, इसको पहुँचने में टाइम लगेगा। ट्रंप के पास अभी असल में पूरी ताकत है नहीं, इसी कारण वो बातचीत का बहाना देकर ईरान से मोहलत मांग रहे हैं। इसलिए ट्रंप के जंग रोकने की बात पर लोगों को शक हो रहा है कि ये बात असल में कितनी सच्ची है। जंग रोकने की बात हो रही है तो अब ये भी समझ लेते हैं कि मीडिएटर पाकिस्तान क्यों बन रहा है या बनना चाह रहा है। हुआ क्या, तुर्की, इजिप्ट जैसे देशों ने सुलह करवाने की पहल की थी और इन्हीं देशों में पाकिस्तान का भी नाम था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने कहा कि इस हफ्ते ही इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बात हो सकती है जिसमें ट्रंप के बड़े अफसर और ईरानी नेता शामिल होंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से लगातार बात कर रहे हैं। डॉन भी लिख रहा है कि पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट, तुर्की ये बोल देते हैं ना, बुरा लगता है उनको, ये बैक चैनल डिप्लोमेसी में लगे हुए हैं ताकि अमेरिका और ईरान के बीच के फासले को थोड़ा सा कम किया जा सके। अमेरिकी साइड से मिडल ईस्ट के स्पेशल इन्वॉय स्टीव विटकॉफ और ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस बातचीत में शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान, जिसकी खुद के घर की जंग उससे अभी सुलझ नहीं पा रही, तालिबान से उलझे हुए हैं, वो अमेरिका और ईरान के बीच सुलह करवाना चाह रहा है। क्यों? इसके कई कारण हैं। पहले तो गरीबी में आटा गिला वाली बात है ही, जो सबसे मेन कारण है। इस जंग से पाकिस्तान में भी गैस महंगी हुई है। पाकिस्तान अपनी 85% एनर्जी इंपोर्ट करता है और गैस तो उनकी लगभग पूरी तरह उस रीजन से आती है, स्पेशली कतर से, जिसके यहाँ प्रोडक्शन प्रभावित हुआ है, खासकर रास लफान पर हुए अटैक के बाद से। इससे पाकिस्तान में मुश्किल बहुत बढ़ गई है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान को कोविड मॉडल अपनाना पड़ रहा है। स्कूल्स बंद हो रहे हैं, ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं वो लोग। हाई ऑक्टेन फ्यूल की कीमत 200% बढ़ा दी गई, हमारे यहाँ तो 2.5 बढ़ाया था। अपनी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भी पाकिस्तान के पास ऐसा कहा जा रहा है कि पैसे नहीं है। अगर युद्ध लंबा चला तो पाकिस्तान के लिए फ्यूल और गैस की दिक्कत सबसे बड़ी रहेगी। दूसरी बात यह कि किस्मत से पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान दोनों देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखता है। ऐसे में ट्रंप अपने फेवरेट फील्ड मार्शल पर ओमान और तुर्की के बजाय ज़्यादा भरोसा भी आसानी से कर सकते हैं। फिलिस्तीन सपोर्टर होने के बावजूद, इजराइल को रिकॉग्नाइज न करने के बावजूद, पाकिस्तान ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में सबसे पहले कूद के शामिल हुआ था। एक्सपर्ट्स भी ऐसा ही कह रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स माइकल कुगलमैन को आप पढ़ेंगे तो एक्सपर्ट उन्होंने लिखा है पाकिस्तान अमेरिका में ईरान के लिए डिप्लोमेटिक काम करता है, यानी अमेरिका में ईरान की तरफ से पाकिस्तान ही बात पहुंचाता है। हुआ क्या, 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई, इनकी एम्बेसी को वहाँ पे सैक कर लिया गया।
तेहरान में, तो उसके बाद से दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंध खत्म हो गए। दोनों के यहाँ एक दूसरे के एम्बेसी नहीं है, ईरान और अमेरिका। लेकिन ईरान ने पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर इंटरसेक्शन ऑफ ईरान नाम से एक कॉन्सुलेट सा चला रखा है, जिससे ईरान की बात अमेरिका तक पहुंचती है। इस रास्ते का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ये भी चाहता है कि जंग और न बढ़े, क्योंकि वो गल्फ देशों के बीच फंस जाएगा। राजदूत में ही हमने आपको बताया था कि ईरान सऊदी अरब पर मिसाइलें और ड्रोन गिरा रहा है, एनर्जी प्लांट्स को निशाना बना रहा है। अब सऊदी अरब एक सुन्नी बहुल देश है पाकिस्तान की तरह, दोनों के बीच में एक डिफेंस पैक्ट भी है। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि ईरान भी उसका इमीडिएट नेबर है, जो सऊदी का कॉम्पिटिटर है। ऐसे में अगर सऊदी और ईरान उलझते हैं तो उनका डिफेंस समझौता पाकिस्तान के लिए एक ऑकवर्ड सिचुएशन बना देगा, और फिर पाकिस्तान को इस जंग में अगर आना पड़ेगा तो उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उनकी बॉर्डर वहाँ पे लगती है ईरान से। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि ईरान को वो ज़्यादा उकसाए नहीं और बातचीत से बात ये बन जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस बात को समझ रहे हैं, खासकर तब जब अली खामेनी के कत्ल के बाद गिलगित बल्तिस्तान में शिया समुदाय में भारी विरोध देखने को मिला। उन्होंने शिया नेताओं से साफ कह दिया कि किसी भी तरह का समर्थन मत करो और लड़ाई में मत पड़ो। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि अगर आप प्रो ईरान बातें करेंगे तो सीधे ईरान चले जाओ, क्योंकि ये सऊदी को और ट्रंप को बुरा नहीं लगने देना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए चिंता ये बढ़ गई है कि अब अगर पाकिस्तान के अंदर ये जो टेंशन है बढ़ती है तो सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड नहीं रहेगी, ये और बढ़ेगी और वो ग्रुप्स भी बीच में आएंगे जो ईरान के साथ हैं, स्पेशली उनके नॉर्दर्न एरियाज़ में। अभी तक के उन्होंने नॉर्दर्न एरियाज़ में जो आपका गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ की शिया पॉपुलेशन को दमन से रोक के रखा है कि आप प्रो ईरान प्रोटेस्ट मत कीजिए। क्यों? ताकि सऊदी को बुरा ना लगे। लेकिन इस प्रेशर को कब तक होल्ड कर सकते हो आप? इसी वजह से पाकिस्तान इस जंग में मीडिएट करना चाहता है। जंग अभी के लिए अमेरिका की तरफ से होल्ड पर है, लेकिन इसका असर बाकी देशों पर दिख ही रहा है। भारत के लिए स्थिति कमोबेश वैसी है, क्योंकि जहाज़ों का हॉर्मुज से गुजरना एक चैलेंज है। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में भी ये बात कही कि भारत बातचीत कर रहा है। युद्ध की वजह से भारत में ऊर्जा संकट हो सकता है। युद्ध से ट्रेड रूट प्रभावित हो रहा है और पेट्रोल डीजल जैसे ज़रूरी सामान की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। इसका सबूत राज्यसभा में दिखा। एमओएस पेट्रोलियम और गैस सुरेश गोपी ने इमरजेंसी ऑयल स्टॉक के बारे में जानकारी दी। गोपी के मुताबिक भारत के पास इन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में जो स्टोरेज कैपेसिटी है 5.33 मिलियन टन्स की है, लेकिन अभी इनमें सिर्फ 3.37 मिलियन टन ही क्रूड रखा है, मतलब करीब 2/3 भरे। ये स्टॉक्स विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पदूर में हैं। मकसद यही है कि अगर अचानक तेल की सप्लाई में दिक्कत आए तो इंडिया के पास बैकअप रहे। पूरी तरह भरे होने पर ये तीनों स्टॉक्स 9.5 दिन का क्रूड सप्लाई कवर कर सकते हैं हिंदुस्तान का, और इसे मैनेज करने वाली संस्था है ISPRL, जो ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की पूरी तरह से एक अपनी कंपनी है, सरकारी कंपनी। क्रूड ऑयल का स्टॉक 2/3 है, मतलब तेल की किल्लत अभी नहीं है, लेकिन सप्लाई अगर लंबे समय तक प्रभावित हुई तो दिक्कत हो सकती है। भारत में हम बहुत जोर देके कहना चाहते हैं अभी पेट्रोल डीजल की कोई कमी इसलिए नहीं हुई है क्योंकि भारत आज की डेट में भी पेट्रोकेमिकल्स का नेट एक्सपोर्टर है। हम ढेर सारा क्रूड इंपोर्ट करते हैं, उसको रिफाइन करके इस्तेमाल करते हैं और दुनिया को बेचते भी हैं। तेल के मामले में दिक्कत सप्लाई की नहीं है, प्राइस की है। भारत में पेट्रोल डीजल का दाम अभी बढ़ा नहीं है, लेकिन पेट्रोलियम कंपनीज बढ़े हुए दाम पर कच्चा तेल खरीदने को मजबूर हैं। ऐसा कब तक वो कर पाएंगी बिना कस्टमर्स को पास ऑन किए दाम? देखने वाली बात होगी। कम से कम 5 राज्यों में चुनाव से पहले सरकार दाम नहीं बढ़ाना चाहेगी, लेकिन ये पूरी तरह से सरकार के हाथ में भी नहीं है। असली दिक्कत गैस की है। गैस हमको इंपोर्ट ही करना पड़ता है। भारत को अब हॉर्मुज के रास्ते कुछ गैस मिलने लगी, लेकिन ये हर टैंकर के वहाँ से गुजरने पर निर्भर करता है। इंडिविजुअल केस, अभी हम ईरान से बात करके गैस मंगा रहे हैं। 2 जहाज़ 92,000 टन LPG लेकर हिंदुस्तान आए भी हैं, लेकिन आप समझिए ये स्थायी व्यवस्था नहीं है और जंग में जहाँ जहाँ पल पल चीज़ें बदलती, वहीं सिस्टम कितना टिकाऊ है सोचने वाली ही बात है। फिर रिकंस्ट्रक्शन का कॉस्ट हम बता चुके आपको राजदूत में कि जो कुछ तबाह हुआ है, चाहे कतर में हुआ हो, सऊदी में हुआ हो, उसे दोबारा बनाने की कीमत हमें को देनी है। संभवतः इसीलिए मूडीज जैसी एजेंसीज कहने लगी हैं कि दक्षिण एशिया के देशों में विकास दर इस साल गिरकर 4% पर आ सकती है, अगले साल और गिरकर 3.7 पर आ सकती है। ये अनुमान है मूडी का। यही वजह है कि प्रधानमंत्री लगातार भरोसा दिलाने में लगे हुए हैं, लेकिन बार बार ये भी कह रहे हैं कि संकट है, तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के लिए ये जंग सिर्फ तेल या गैस तक अब सीमित नहीं है। इस जंग ने मध्य प्रदेश में किसानों की चावल मिलें भी
प्रभावित की है। मध्य प्रदेश का रायसेन भारत का एक बड़ा बासमती चावल एक्सपोर्ट क्लस्टर है। इस जिले में पूसा बासमती चावल ईरान और सऊदी अरब तक पहुंचाया जाता है। इस जिले में उगने वाला अब मशीन्स रुकी हुई हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट में रायसेन के एक्सपोर्टर्स अपनी परेशानी बता रहे हैं। राहुल जैनिक हैं, रायसेन से चावल एक्सपोर्ट करते हैं, बता रहे हैं लगभग सभी शिपमेंट्स रुके हैं। जो माल पहले ट्रांजिट में था वो भी रुका है। मंथली बिजनेस के 20 से 25 करोड़ रुपए फ्रीज हुए हैं, जबकि शिपिंग का खर्चा बढ़ ही रहा है। पहले कंटेनर की कीमत $2,500 थी, अब 7,000 9,000 में मिल रहा है। भारत पूरी दुनिया में बासमती के प्रोडक्शन का 70% से ज़्यादा हिस्सा संभालता है और 154 देशों को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इस जंग के चलते ये कारोबार प्रभावित हुआ है। न पूरी तरह से तेल आ पा रहा है, न हमारा पूरा चावल बाहर जा पा रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि भारत अब लगातार खुलकर कह रहा है कि हॉर्मुज़ का रास्ता खुलना चाहिए। आज प्रधानमंत्री ने ट्रंप से बात की तो यही टॉपिक उनके बीच में डिस्कस हुआ। हमने चावल की बात की, रायसेन के, गुजरात के मोरबी की टाइल्स और सूरत के हीरा व्यापार के बारे में हम राजदूत के पिछले एपिसोड्स में बता चुके हैं। ऐसे में जब ये खबरें आती हैं कि ट्रंप के ऐलान के बावजूद ईरान और इजरायल दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, तो आशंका कम नहीं होती, बढ़ती है। लड़ाई की शुरुआत से ही इजरायल अपना नुकसान छिपाता आ रहा है, लेकिन अब वहां की इमरजेंसी सर्विसेज के हवाले से मीडिया लिख रहा है कि वहां 16 लोगों की मौत हुई है और कम से कम 4,500 लोग घायल हैं। आज ही तेल अवीव में ईरान ने 100 किलो का वॉरहेड मारा है। इस बार आप ये भी मार्क करेंगे कि आयरन डोम की वैसी चर्चा सुनने को नहीं मिल रही जैसी 12 डे वॉर के वक्त थी। कहने का मतलब ये कि जंग में नुकसान तो इजरायल का भी हो रहा है, लेकिन इजरायल में वैसा प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है जैसा अमेरिका में कि भाई ये जंग रोक। देखना होगा कि बीबी कब शांत होते हैं, और अगर शांत होते हैं तो कितने दिनों तक शांत रहते हैं या बातचीत के बीच फिर से हमला करते हैं। इसलिए हम प्रधानमंत्री की उस बात का पुरजोर समर्थन करते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिन चुनौती भरे हो सकते हैं और हमें सबको साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इसी नोट पर रिया का लिखा और सर्वेश का रिकॉर्ड किया ये राजदूत हम कंक्लूड करते हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।